बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। Recently, Finance Bill 2020 for the fiscal year 2021 अनाउंस हुआ है, जो है वो अभी नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंशियल असेंट से गुजरेगा एंड देन आफ्टर इट विल become effective from 1st July 2020 for the fiscal year 2021। इस बजट के अंदर जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, उस अमेंडमेंट्स को बारी बारी कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करना मकसूद है। और इसमें जो है वो एप्टीट्यूड ये रखा गया है इन वीडियोस के अंदर कि ये उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक पर्पस के लिए लॉ पढ़ रहे हैं, या फिर एक उन लोगों के लिए हैं जो है वो इंडस्ट्री के अंदर सीनियर प्रोफेशनल्स जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए लॉ को यूज़ करने की आदत रखते हैं, तो वो इन अमेंडमेंट्स के थ्रू अपने आप को मुस्तफ़िज़ कर सकते हैं। कोई एडवांस इंटरप्रिटेशन के इशूज़ हैं या लॉयर्स के एंगल से अगर इन अमेंडमेंट्स को देखना हो तो इसके लिए बहरहाल कानूनी माहिरीन से मशवरा ज़रूरी होगा और अकॉर्डिंगली जो है वो मशवरा करके फिर लॉ को जो है वो यूज़ किया जाए। अच्छा, अब जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं वो इनकम टैक्स लॉ, सेल टैक्स लॉ, फेडरल एक्साइज लॉ, कस्टम्स लॉ, पेट्रोलियम लेवी, इनके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस में हमारा मकसद जो है वो इस हद तक होगा कि हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज से मुतालिक अमेंडमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस सिलसिले में जो है वो इनकम टैक्स से जो है वो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स में सबसे पहली अमेंडमेंट जो है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, इसकी सीरीज़ के पहली कौन सी दूसरी कौन सी, ये बहरहाल मेरी अपनी सिलेक्शन है। इसके अंदर जो है वो कोई पर्टिकुलर जो है वो कोई सेंस नहीं है। ये बहरहाल जो है वो एक इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहरहाल इसको जो है वो सीरीज से मुरतब किया गया है। तो सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 120 के अंदर है, जिसके अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट है 120 नंबर सेक्शन के अंदर कि जितने भी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल होते हैं, जितने भी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल होते हैं और कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, वो जो है ड्यू डेट के अंदर फाइल होने वाले रिटर्न जो कि कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, वो डीम टू हैव बीन असेस है। यानी कि रिटर्न जो है वो फाइल होने के ऊपर कोई पर्टिकुलर असेसमेंट ऑर्डर की कोई हाजत नहीं है। जैसे ही रिटर्न फाइल हुआ, आप समझ लीजिए कि रिटर्न जो है वो बिल्कुल करेक्ट और हतमी हो गया। अब इसके लिए जो है वो कंप्लीट फॉर्म में रिटर्न का क्या मतलब है और ड्यू डेट का क्या मतलब है। ड्यू डेट के बारे में इंडिविजुअल्स और एओपी जो है वो सितंबर को अपना रिटर्न फाइल करते हैं, 30 सितंबर को। और कंपनी के केस में जो है वो डिपेंड करता है कि कंपनी का ईयर एंड क्या है। अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के दरमियान में आपका ईयर एंड है, तो सूरत हाल में इसी कैलेंडर ईयर के 31 दिसंबर तक आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर कंपनी के केस में जो है वो ईयर एंड जो है वो जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान है, तो उस सूरत हाल में आप जो है वो ईयर एंड के ख़त्म होने के बाद 30 सितंबर जो पहला आएगा उसके ऊपर आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एस्टेब्लिश होती है। एग्जाम्पल ये कि एबीसी लिमिटेड है, उसका ईयर एंड जो है वो अगर 31 मार्च 2020 है, तो उस सूरत हाल में इसकी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2020 है। अगर जो है वो एक XYZ शुगर मिल्स लिमिटेड है, उसका जो है वो ईयर एंड 30 सितंबर 2020 है, तो इसका फिर जो है वो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जो है वो होगी 30 सितंबर 2021। तो ये मैंने आपको बता दिया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जो कि एक एसेंशियल प्री रिक्विजिट है फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग द सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 120। अच्छा, अब जो है वो दूसरी बात कि कंप्लीट फॉर्म में रिटर्न होना चाहिए। कंप्लीट फॉर्म में रिटर्न का मतलब ये है कि इसके अंदर ये खवास मौजूद होंगे कि ये उस फॉर्म के अंदर होगा जो एफबीआर ने प्रेस्क्राइब की हुई है। इसके अंदर सारे कवायद फिल होंगे और इसके जो एनेक्शर्स हैं वो भी फिल इन होंगे। इसके अंदर जो है वो जो पेमेंट पेएबल अमाउंट है वो पे हो चुका होगा। चौथी बात ये कि इसके साथ अगर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो वो वेल्थ स्टेटमेंट इसके साथ लगा हुआ होगा। 5वें नंबर पे बात ये है कि इसको जो है वो टैक्स पेयर ने साइन किया होगा। तो ये 5 रिक्विजिट जो है वो पूरी होने के ऊपर रिटर्न कंप्लीट फॉर्म में कहलाया। अब कंप्लीट फॉर्म में जो रिटर्न होता है, जो ड्यू डेट पे फाइल हो जाता है या ड्यू डेट से पहले फाइल हो जाता है, इस रिटर्न के ऊपर जो है वो सेक्शन नंबर 120 के तहत डीम टू हैव बीन असेस का खासा एस्टेब्लिश हो जाता है। और जब 2003 के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001
लागू हुआ था तो उसकी वन ऑफ द फीचर ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये बयान की गई थी कि इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट स्कीम है। तो ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम को जो है वो क्लेम करने के तरीकाकार, अब इसके ऊपर जो है वो एक अमेंडमेंट ये आई है इस बजट के अंदर कि अगर जो है वो आपका रिटर्न फाइल हुआ फॉर एग्जांपल जो है वो 31 दिसंबर 2020 पे, तो विद इन 6 मंथ्स उस रिटर्न की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन होगी फॉर इनिशियल स्क्रूटनी। अब ये जो इनिशियल जो है वो रिटर्न जो फाइल स्क्रूटनी हो रही है या इनिशियल जो है वो ये इसकी जो है वो जानकारी हो रही है, ये जो है वो इस तरीके से होगी कि रिटर्न के फाइल होने के 180 दिनों के अंदर अंदर ये लाजमी तौर पे होगा। और इसमें जो है वो चेक ये किया जाएगा कि आपके रिटर्न की अर्थमेटिक कैलकुलेशन ठीक है, रिटर्न के अंदर जो अलाउबल डिडक्शन जो है वो क्लेम किए गए वो बिल्कुल ठीक हैं, तो रिटर्न के अंदर जो है वो लॉसेस क्लेम किए गए हैं, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्लेम किए गए हैं और डिडक्टिबल अलाउंसेस क्लेम किए गए हैं और क्रेडिट क्लेम किए गए हैं, वो सही है। और जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है वो आपने कैलकुलेट किए हैं, क्या वो सही किए हैं कि नहीं किए, इन चीज़ों की जानकारी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर एक इनिशियल स्क्रूटनी का तरीकाकार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि जो है वो सेक्शन 120 के सब सेक्शन 2A को डालने के बाद लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2020 से। और इसके अंदर जो है वो मैंडेटरी का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये हो नहीं सकता कि कोई भी रिटर्न जो है वो इससे बरी उज़िमा होगा, हर रिटर्न जो है वो इस प्रोसेस से ज़रूर निकलेगा। अच्छा, अब अगर जो है वो सूरत यार ये हुई कि इसमें कोई ये ऑब्जेक्शंस निकले जो मैंने आपको गिनवाए, तो उसके ऊपर आपको एक नोटिस आएगा, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस आएगा, आईरिस के थ्रू नोटिस आएगा, जिसमें आपसे इसके बारे में तफसील पूछी जाएगी, एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। लाजिम होगा कि 30 दिनों के अंदर अंदर इसका जवाब दे दिया जाए। अब जवाब अगर दे दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया या बहरहाल जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो फिर जो है वो इस रिटर्न के अंदर मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी टू दी एक्सटेंट जो कि नोटिस के अंदर जो है वो लिखा हुआ होगा। फर्दरमोर ये नहीं होगा कि कोई भी रिटर्न जो है वो इस प्रोसेस से जो है वो गुजरे बगैर जो है वो निकल जाए। हाँ, ये होगा कि कुछ रिटर्न के बारे में कोई ऑब्जेक्शन आईरिस अगर निकाल ही नहीं पाया तो उसके लिए 6 महीने के अंदर अंदर एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपके रिटर्न के बारे में आईरिस को कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं करने को मिला। एज अ रिजल्ट जो है आपका सेक्शन 122A के अंदर कोई एक्सपोजर नहीं निकला। आज तक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हम इस तरीके से डिस्क्लोजर बनाते थे कि जो रिटर्न हमने हमारा क्लाइंट जो है वो अपना रिटर्न जो आखिरी फाइल कर चुका है वो डीम टू हैव बीन असेस्ड अंडर सेक्शन 120, फिर नीचे लिखते थे कि ये रिटर्न के अंदर जो है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का एक प्रोसीजर जो है वो अंडर द लॉ एस्टेब्लिश है, उसके तहत जो है वो अमेंडमेंट हो सकती है 5 साल के अंदर। अब आइंदा से हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का तो 5 साल का प्रोसीजर अपनी जगह पे मौजूद है, बहरहाल इसके साथ साथ एक एडिशनल जो है वो चीज़ ये इंट्रोड्यूस हुई है कि द रिटर्न विच हैज बीन फाइल्ड बाय द ड्यू डेट is also subject to initial scrutiny, initial inquiry for arithmetic calculation, for correctness of the claim of the allowable deduction, for correctness of the losses, for correctness of other benefits। इसके लिए जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो बहरहाल आईरिस के पास इख्तियार मौजूद है कि वो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए या नो ऑब्जेक्शन का वो आपको सर्टिफिकेट जारी करे। अब ये सर्टिफिकेट बहरहाल हर एक के पास होगा, किसी का ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन के प्रोसेस के थ्रू होगा और किसी के पास अगर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो बगैर ऑब्जेक्शन के थ्रू जो है वो बहरहाल इसकी सर्टिफिकेशन हासिल हो सकेगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट क्या चीज़ है। सेक्शन नंबर 122 के अंदर ये तरीकाकार मौजूद है कि एफबीआर के निज़ाम के अंदर और कमिश्नर की एम्पावरमेंट की बेस पे ऑडिट के प्रोसीजर्स लागू होते हैं कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में। उन ऑडिट्स के ऊपर अगर जो है वो रिटर्न के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो डेवलप किए जाएं, लाइक जो है वो आपके रिटर्न की जो है वो इनकम जो है वो मिसक्लासिफाइड है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड बेनिफिट्स हैं, तो उस सूरत हाल में अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है वो हो सकती है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है वो 5 साल के अंदर अंदर होगी, 5 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर 31 दिसंबर 2020 पे किसी का रिटर्न फाइल हुआ तो द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड इज 2021। 2021 का 30 जून 2021 निकाल लीजिए, वहां से 5 साल यानी कि 30 जून 2026 तक ये रिटर्न जो है वो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के प्रोसेस से गुजरेगा।
और अगर जो है वो 5 साल गुजर गए तो बाला जो है वो फिर शुरू का 6 महीने भी गुजर गए, अगले 5 साल भी ये गुजर गए। अब इसके बाद जो है वो बहरहाल ये कोई किसी प्रोविजन के तहत अब ये रिटर्न जो है वो बहरहाल चैलेंज नहीं हो सकेगा। तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट एक ऑलरेडी तरीका का राइज था, जिसके तहत टैक्स पेयर के ऊपर एक चेक था कि सेल्फ असेसमेंट के ऊपर आप अपना एग्रेसिव एप्टीट्यूड जो है वो जाहिर ना कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जैसे ही रिटर्न मैंने फाइल किया मेरा तो सब कुछ जो है वो सही हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपके ऊपर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का एक खतरा था। अब इस अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के साथ साथ आपके ऊपर इनिशियल स्क्रूटनी, इनिशियल इंक्वायरी ऑफ सेक्शन 122A एक नया तरीकाकार लागू किया जा रहा है। और बहरहाल जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसमें नोटिस और फिर उसके बाद जो है वो इसकी सब्सिक्वेंट इंक्वायरी एंड कोरोबोरेशन जो है वो विल बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। दिस इज द प्रपोजल अंडर द बजट। अब इसको जो है वो फाइनेंस एक्ट में जो है वो इस तरीके से जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये बहरहाल जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें बताएगा। अच्छा, इसके अलावा रिटर्न के ऊपर रिटर्न सही है कि नहीं है, इसके ऊपर एक और चेक भी है। वो ये है कि सेक्शन 111 के अंदर जो है वो कमिश्नर के पास ये पावर है कि अगर जो है आपका कोई ऐसा एसेट है जो कि आपने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया, कोई अनएक्सप्लेन एसेट है जिसको आप किसी दर्जे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर कोई आपको पूछे कोई इनकम आपके पास जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिटेड है मगर वो रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्टेड नहीं है, कोई एक्सपेंसेस जो है वो अनरीजनेबल हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आपसे इंक्वायरी की जाएगी। कमिश्नर जो है वो आपसे पूछ सकता है। और अगर इसकी इंक्वायरी के अंदर ये मामला निकला कि वाकई वो एसेट अनडिस्क्लोज था और एक्सपेंसेस अनरीजनेबल थे, तो उस सूरत हाल में कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो आपकी इस इनकम को, इस अमाउंट को जिसको उसने कोरोबरेट किया था, जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर पाए, वो आपकी इनकम का पार्ट बना दे। बजट से पहले जो है वो सेक्शन 111 के अंदर ये था कि आपकी ये इनकम जो इनकम अनएक्सप्लेन एसेट है, ये बहरहाल जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। बजट के अंदर ये तजवीज़ पेश की गई है कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर प्रेजेंट होने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अब जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को इस इनकम के अगेंस्ट में ऑफसेट कर पाएंगे। प्रीवियसली चूंकि यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती थी, तो अदर सोर्सेज के अंदर तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का क्लेम नहीं हो सकता। तो खुलासा हमारी बात का ये बना कि हमने आज की डिस्कशन के अंदर अमेंडमेंट जो है वो डिस्कस की थी सेक्शन नंबर 120 प्लस सेक्शन 111। 120 के अंदर हमारी जो है वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ असेसमेंट का। और सेल्फ असेसमेंट जो है वो किस ग्राउंड के ऊपर होता है कि जो भी रिटर्न फाइल हुए उसके अंदर अगर ये दो फीचर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, ड्यू डेट और कंप्लीट फॉर्म, ये डीम टू हैव बीन असेस हो जाता है। अच्छा, अब ये डीम टू हैव बीन असेस जो है इसके ऊपर चेक क्या है, इसको आप एग्रेसिवली यूज ना कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को लॉ ने जो है वो आपको खुद से खबरदार किया है। इनिशियल तो कॉन्सेप्ट ये था जब ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ कि लॉ को इतना आसान कर दिया जाए कि लोग ईमानदारी से अपनी सारी चीजें डिक्लेयर करें और जो है वो बहरहाल इसके अंदर कोई जो है वो जानकारी और कोई स्क्रूटनी का प्रोसीजर ना हो, जैसा कि 1979 का ऑर्डिनेंस जो है वो बहुत सारे जो है वो तरीकाकार इंट्रोड्यूस किए बैठा था, ओवर द चेकिंग, ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स एंड देयर डेटा। इसके अंदर जो है वो 2001 के ऑर्डिनेंस के अंदर ये बहरहाल बहुत तशहीर की गई थी कि इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने जो है वो बहरहाल मामला जो है वो सही अपने जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं किए और इसके नतीजे में ओवर द ईयर्स कोई 17 साल की हिस्ट्री है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेक इसके इंट्रोड्यूस हुए, जिसके थ्रू जो है वो टैक्स पेयर को अब डरना पड़ता है कि जो कुछ मैं कहूँगा वो बहरहाल सही तो होगा, मगर ये कि हर किसी का सही नहीं होगा। जो चेक्स के अंदर फंस गए वो बहरहाल जो है वो मुश्किलात में आ सकते हैं। अब चेक्स जो है वो कौन से थे, एग्जिस्टिंग जो है वो चेक्स, एग्जिस्टिंग से मेरी मुराद है कि बिफोर द फाइनेंस बिल 2020 एग्जिस्टिंग चेक जो है वो है ऑडिट का और कमिश्नर पावर ऑफ सेक्शन 111 अबाउट अनएक्सप्लेन्ड एसेट
इनकम और एक्सपेंस। ऑडिट जो है वो दो सेक्शन के तहत होता है, 177 214C। ये एफबीआर का पावर है और ये कमिश्नर का पावर है। अच्छा, अब इसके नतीजे में अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है, ओवर 5 years लिमिट। अब जो एडिशनल प्रोपोज हुआ है वो हुआ है इनिशियल स्क्रूटनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसके अंदर जो है वो 6 months ऑफ रिटर्न फाइल, ये है सेक्शन नंबर 120(2)A। इसके अंदर ये जो कमिश्नर का सेक्शन 111 है, इसके अंदर मैंने आपको एग्जामिनर ने एक बात बता दी कि ये बिजनेस इनकम है एज कंपेयर टू प्रीवियस अदर सोर्सेस। So this was one of the amendment that is introduced through the Finance Bill 2020. Now the another amendment. Another amendment is about the filing of the return. Section number 114, section number 115 रिटर्न फाइलिंग के मुतालिक बात करते हैं। इनकम टैक्स लॉ में दो टैक्स रिजीम्स हैं। एक रिजीम ये है कि ग्रोस इनकम बेसिस टैक्सेबिलिटी होगी, कोई इसके अंदर आपको एक्सपेंस नहीं मिलेंगे, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेंगे, लाइबिलिटी में कोई क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, कोई लॉसेस का कैलकुलेशन, कोई लॉसेस का ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और दूसरी इनकम जो है वो कहलाती है कि जिसमें नेट जो है वो बेसिस इनकम में निकाली जाती है, जिसके अंदर एक्सपेंसेस भी क्लेम होते हैं, लॉसेस भी कैलकुलेट होते हैं, क्रेडिट्स भी क्लेम कैलकुलेट होते हैं। तो जो ग्रोस बेसिस इनकम होती है उसको कहते हैं एफटीआर की इनकम, जो नेट बेसिस जो है वो इनकम होती है उसको जो है वो कहते हैं एनटीआर। अच्छा, एनटीआर के लिए अभी तक ये होता था कि रिटर्न फाइल होता था और एफटीआर के लिए एक सिंगल पेजर जो है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल होता था जिसको एफटीआर का स्टेटमेंट कहते थे। इसमें सिर्फ रेवेन्यू और उसके सामने उसकी टैक्स लायबिलिटी या विथहोल्डिंग टैक्स को डिस्कस किया जाता था। इस बजट के अंदर जो है वो रिटर्न फाइल करना माफ हो जाना इस बात के ऊपर कि मेरी इनकम एफटीआर में है, ये खत्म कर दिया गया। प्रोविजन सेक्शन 115 में ये बात लिखी हुई थी, एफटीआर वाले लोग जो है वो अपना रिटर्न फाइल ना करें, उनका एफटीआर का सिंगल पेजर डॉक्यूमेंट इज सफिशिएंट। और उसके अंदर अकाउंटिंग की कोई डेटाबेस जो है वो टैक्स अथॉरिटीज के पास नहीं पहुंचती थी। एंड दिस वाज बीइंग टाइटल अंडर द ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन के एफटीआर की रिजीम जो है वो बेसिकली डाइवोर्स है बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स डेटा। बिकॉज ऑफ द रीजन जो भी अकाउंटिंग के अंदर रिजल्ट्स हैं वो टैक्स डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, सिर्फ रेवेन्यू की फिगर जो है वो टैक्स अथॉरिटीज के पास जा रही थी। एक मेजर अमेंडमेंट यानी कि जो है वो ये रिटर्न फाइल ना करना इस बात के ऊपर कि मेरी एफटीआर की इनकम है, ये जो है वो इस बजट के अंदर ये कंसेशन खत्म कर दिया गया। अब जो है वो सेक्शन 114 के अंदर एफबीआर को ये पावर दिया गया है या आप जो है वो जैसे हर साल एनटीआर के रिटर्न को फाइल करने के ऊपर फॉर्मेट अनाउंस करते हैं, इसी तरीके से एफटीआर के वाले लोगों के लिए भी रिटर्न फाइलिंग करने का फॉर्मेट जो है वो आप सालाना बेसिस पे अनाउंस कीजिएगा। एंड नाउ दिस इज द मूव ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज to also require the filing of the accounting data from those taxpayers who are subject to taxation under the FTR. And this is the major amendment towards the efforts of the government for improving the tax base and for improving the documentation of the economy. तो 115 के अंदर जो कंसेशन था ऑफ रिटर्न फाइलिंग फॉर एफटीआर ये डन अवे हो गया। और 114 के अंदर रिटर्न फाइलिंग अब एनटीआर के लिए भी होगी और एफटीआर के लिए भी होगी एज प्रिस्क्राइब
बाय FTA। दोस्तों ये जो 2 अमेंडमेंट्स हैं हमने जो है वो डिस्कस की। इंशाल्लाह फर्दर अमेंडमेंट्स की एक्सप्लेनेशन और जो है उसकी जो है वो डिटेल के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। आपका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।